हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है ज्योमेट्री, GEOMETRY। और ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि रेखा क्या है, लाइन क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे किरण के बारे में, और इसके बाद हम लोग जानेंगे समांतर रेखा। तो सबसे पहले रेखा यानी कि लाइन, किरण यानी कि रे, और समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन क्या है, रेखा क्या है। तो रेखा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किन्हीं बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, दो या दो से अधिक बिंदु हम इसमें बता सकते हैं, दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो दोनों ओर अनंत तक जाता है, वो रेखा का निर्माण करता है। यानी कि मूविंग पॉइंट्स, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट्स अलोंग विथ इंफिनिटी इन बोथ साइड्स इज कॉल्ड लाइंस। तो देखते हैं, ये दो पॉइंट थे, इन्होंने मूव करना शुरू किया और मूव करते करते ये कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसी में आ जाएगा बीच में रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट। यदि हम रेखा के कुछ भाग को यहां पे क्या करें, कट कर लें, रेखा के कुछ भाग को कट कर लें, किन्हीं पॉइंट के द्वारा बाउंडेड कर दें, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। कैसे? जैसे ये हमारी लाइन है, इसमें हमने क्या किया कि दो पॉइंट ले लिए ए और बी पॉइंट के द्वारा हमने इतने पार्ट को बाउंडेड कर लिया। तो ये जो ए बी पार्ट है, यही हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। अब बात करते हैं रे की। रे क्या है? रे का निकलने का एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट से निकलेगी और दूसरी तरफ ये इन्फिनिटी तक चली जाती है। जैसे सन रे होती है, सूर्य की किरण होती है, तो सन रे क्या है कि सूर्य से निकलेगी, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है और जो दूसरी तरफ है वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो इसको हम किरण बोलते हैं। ये एक और अनंत तक जाएगी, किरण एक और अनंत तक जाएगी, एक और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे रे। अब आ गया पहले लाइंस। पहले लाइंस में क्या होगा, ऐसी दो लाइंस, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, जिनके बीच का अंतर समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं समांतर रेखाएं। पहले लाइन समांतर, पहले समझते हैं समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। तो यही क्या है, समांतर। देखते हैं कैसे लाइंस बनेंगी। इस तरह के हमने दो लाइंस ले ली। तो पहले लाइंस में क्या होगा कि पहले लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी कि ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। अगर ये डी ले लें तो यहाँ पे भी डी होगी और यहाँ पे भी डी ही होगी, यानी कि ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, जो एक दूसरे को कभी ना काटें। या हम कह सकते हैं कि जिनके बीच की दूरी समान हो, जिनके बीच की दूरी समान हो।
यानी कि लाइंस, दोज लाइंस विच हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकेंड पार्ट में कह सकते हैं कि दोज लाइंस दैट नेवर कट्स ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहले लाइंस कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे एंगल्स की, कोण की बात करेंगे। लाइंस के बारे में हमने देख लिया, अब कोण की बात करेंगे। तो जरा देखिए कितने तरीके के कोण हैं हमारे पास में। पहला कोण हमने पढ़ा है न्यून कोण, फिर पढ़ा है समकोण, उसके बाद अधिक कोण, उसके बाद में सरल कोण या रिज कोण, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कौन सा? बृहद कोण, और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले कोण में एंगल्स में क्या आएगा? कोण यानी कि एंगल्स। तो कोण या एंगल्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाता है न्यून कोण। न्यून कोण को ही हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल या न्यून कोण वो होता है जिसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, यानी कि जो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। दूसरा आ जाएगा समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जो होता है, समकोण जो होता है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा। इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, 90 से छोटा रहेगा, ओ, ए और बी। तो ये हमारा कौन सा है? ये एक्यूट एंगल है, यानी कि कौन सा है? न्यून कोण है। आगे बात करेंगे तीसरा अधिक कोण। अब देख रहे 90 डिग्री से कंपेयर हो रही है। न्यून कोण 90 से छोटा था, 0 डिग्री से बड़ा था। अब अधिक कोण जो होगा, अधिक यानी कि मोर देन 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180, मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जरा देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को हम कैसे बना सकते हैं। 90 डिग्री से जब बड़ा बनाएंगे तो कुछ इस तरह का हम डायग्राम इसके लिए बना सकते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। ये आएगा रिज कोण। इसी को बोलते हैं सरल कोण, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट यानी कि जो बिल्कुल सीधा हो। जब बिल्कुल सीधा होगा तो इस तरह से बना देंगे। एक हमने लाइन ले ली और लाइन के एक और बना हुआ जो एंगल होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। अब इस 180 डिग्री को हम कई पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसके कई पार्ट कर लें तो इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। यही क्या होता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जिसको बोलेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में क्या होगा कि एक और जितने भी एंगल बने होंगे उन एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे हम वो पे एक सी लाइन ले लें
तो ये एंगल हो गया AOC, इसको अगर हम A मान लें, BOC इसको B मान लें, तो यहाँ से रैखिक कोण क्या बनाएगा कि A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये ज्यादा भी हो सकते थे, ABC हो सकता था, ABCD हो सकता था, जितने ज्यादा होंगे तो उन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। अब बृहत कोण जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री। तो देखते हैं कैसे होगा। और उसके बाद आएगा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। चलिए ध्यान देते हैं। तो हम देखते हैं बृहत कोण, नंबर 5 पे आ गया बृहत कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से आ जाएगा, ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से ये O हो गया, ये A हो गया और ये B। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, बृहत कोण जिसको हम कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ये 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से स्मॉलर होगा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ये क्या कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बृहत कोण कहलाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं। लास्ट एंगल इसमें हम पढ़ लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब जब कंप्लीट है तो हमें पता है कि कोई भी जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो हमें एंगल मूव होना पड़ेगा वो एंगल हमारा 360 डिग्री बनाता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यानी कि ये कितने का हो जाएगा, वो पे अगर बना दे तो पूरा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा, एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया 360 डिग्री का हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, हिंदी में क्या होगा, कोटि पूरक और संपूरक कोण। तो देखते हैं जरा। एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और एक हो गया सप्लीमेंट्री। कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। कोटिपूरक कोण और इधर आएगा संपूरक कोण। कोटिपूरक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, और ये सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो जरा ध्यान देते हैं, कोटिपूरक कोण क्या होंगे, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। यहां क्या आएगा सप्लीमेंट्री में, संपूरक कोण में ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल
180 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। जिनका 90 डिग्री होगा इन्हें हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना, जब दो का सम है 90 डिग्री तो दूसरे को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 30 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कोटिपूरक कोण हो गया 30 डिग्री का क्या 60 डिग्री का। अगर कह दे आपसे कि 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो बताइए जरा। हाँ बिल्कुल सही है, कैसे करेंगे, 90 में से 40 को माइनस कर देंगे और जब 90 से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। हाँ 90 में से 40 माइनस किया तो आ गया आंसर हमारा 50 डिग्री। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा संपूरक कोण में, सप्लीमेंट्री एंगल में। अगर हम कहते हैं कि 70 डिग्री का संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि जब सम है दो एंगल्स का 180 डिग्री, दो एंगल का योग 180 डिग्री है तो एक कोण 70 डिग्री हो गया, तो सेकेंड एंगल जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 180 डिग्री से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो कर दीजिए जरा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या आया 110 डिग्री। दूसरा लिख लेते हैं, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो बताइए क्या करेंगे, 180 डिग्री से बिल्कुल सही है क्या माइनस कर देंगे 55 डिग्री, और जब 180 डिग्री से हम 55 डिग्री को माइनस करने वाले हैं तो बचने वाला क्या है हमारे पास, बचेगा 125 डिग्री। क्लियर है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जरा, जब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उस कंडीशन में क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, दो पहले लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा जब काटेगी तो कौन कौन से एंगल बनेंगे, देखते हैं क्या क्या बन रहा है भाई। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो समांतर रेखाएं, दो पहले लाइंस हमारे पास हैं, एक ये एल है और दूसरी क्या है एम है। वही अभी हमने बताया था कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, आपस में इंटरसेक्ट ना करें, उसको हम बोलते हैं पहले लाइंस। पहले लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन एन, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। यहां देखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो देखेंगे क्या क्या बनेंगे। अच्छा, इसके पहले जरा एक चीज हम लोग सीख लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये पहले देख लेते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट कह रहा, वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्ष पे विपरीत बनेगा। तो क्या होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, दो लाइंस जब या दो से अधिक भी हो सकती हैं, 2 or more than 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, उस समय जो एंगल बनेगा अपोजिट साइड में किसी भी एंगल के, उसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखते हैं जरा, दो लाइन हम ले लेते हैं, एक लाइन हमने ले ली ए बी लाइन ले ली, दूसरी लाइन ले ली सी डी, और ये कहां पे कट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं। तो
तो जरा देखेंगे कैसे वर्टिकली अपोजिट बनेंगे। जो आमने सामने के कोण होंगे, फ्रंट के कोण होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, वही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा समान होते हैं। क्या बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो एंगल हम ले लें AOC, तो AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके जस्ट सामने होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? BOD हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका? AOC का। हमने बताया इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अब जरा देख रहे हैं दूसरा क्या बच गया हमारे पास, ये BOC बच रहा है। तो BOC का वर्टिकली अपोजिट क्या आने वाला है? BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल AOD। तो ये हो गया एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें जो फ्रंट में एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि एंगल AOC जो है वो हमारा 50 डिग्री है। तो जब एंगल AOC 50 डिग्री है तो बताइए दूसरा कौन सा 50 होगा? बिल्कुल सही है, एंगल BOD भी अपने आप क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब जो बचे हुए एंगल उनको हमें फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे। हमने बताया था कि कोई भी लाइन है, लाइन के एक और जो एंगल बनते हैं उन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि वो हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो किसी भी एक तरफ ले लें, अगर इधर ले लें AOC और प्लस AOD तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो एक इसमें से 50 हो गया तो दूसरा क्या होगा? तो जब 180 सम है और एक 50 है तो दूसरे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत ही 180 में से क्या करेंगे? 50 माइनस कर देंगे, 50 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है। तो AOD क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो क्या आने वाला जल्दी से बताइए? 130 डिग्री। अच्छा, जब AOD 130 हो गया तो फिर बताओ BOC कितना होगा? ये भी 130 होगा। बिल्कुल सही है, ये भी 130 होगा। क्लियर है? तो अब आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल जब सीख गए हैं, अब हम लोग देखते हैं वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि दो लाइंस हैं L और M और ये पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन N कट कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, कितने एंगल बनते हैं, कितने कोण तैयार होंगे। तो जरा देख लेते हैं। नाम इनको दे देते हैं, नेमिंग कर देंगे। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4। अब ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया और ये एंगल 8 हो गया। नेमिंग करते समय एक चीज हमें याद रखने की होती है कि हम एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया है? हमने एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया है। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में हम चले हैं। तो जब ऊपर हम घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, तो नीचे भी हमें कैसे जाना है? घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ही, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ही जाना है। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है और आप बहुत ही आसानी से इनके आंसर दे पाएंगे। तो जरा ध्यान देते हैं कैसे आसानी से दे पाएंगे। जब आपने इस तरह से बना लिया तो जो भी हमारे विषम नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे, वो सारे एंगल इक्वल होंगे और जो इवन एंगल होंगे वो भी सारे इक्वल होंगे। ये यहाँ से हमें बेनिफिट हो जाता है। तो इसको हमें एग्जाम में लर्न नहीं करना पड़ेगा और हम आसानी से यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। हाँ, विषम यानी कि ऑड और इवन वाला क्या खेल हुआ जरा देखते हैं। ऑड में हमारे पास क्या क्या आया है? 1 है, 3 है, 5 है और 7। और इवन में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी कि हम अगर यहाँ पे वैल्यू कह दें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये ऑलवेज ऐसा ही होगा एग्जाम में। इसी तरह से इवन ले लेते हैं तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। लेकिन करना क्या है आपको इसमें कि आपको एक ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज ही जाना है। क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से, ये क्लॉकवाइज हो गया।
और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? हमने फॉलो किया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या क्या है हमारे पास, कैसे हम इसको इक्वल बता सकते हैं, कैसे ये इक्वल आया, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको सिखाया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जरा बताएंगे कि कौन किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख में क्या होगा, देखेंगे एक का शीर्षाभिमुख क्या होगा 3, और हमने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे एंगल 1 हो गया एंगल 3 के बराबर हो गया। अब देखना एंगल 5 का क्या है, एंगल 7। तो एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 7, ये हो गया। अब देखते हैं 2 जो है वो 4 का वर्टिकली अपोजिट है और 6 जो है वो 8 का वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल टू हो गया एंगल 8। तो ये इस तरह से देखिए इक्वल निकला है। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल्स और इधर थर्ड में एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल मतलब अंतः कोण और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कोण, बाहरी कोण। तो इंटरनल कहाँ होंगे, अंदर होंगे, जो सेफ्टी में होंगे, सुरक्षा चक्र में होंगे, और एक्सटर्नल कहाँ होंगे, बाहर होंगे। तो जरा ध्यान देते हैं अंदर कौन कौन है जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये 3, 4, 5, 6 ये क्या है, इंटरनल है, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये कैसे हैं, अंतः कोण है, इंटरनल एंगल। अब बाह्य कोण में देखते हैं कौन कौन है। बाह्य में कौन है, 1 है, 2 है, 7 है और 8, यानी कि एक्सटर्नल एंगल हमारे पास है एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। तो ये हमारे सारे हो गए इंटरनल एंगल्स और एक्सटर्नल एंगल्स, अंतः कोण और बाह्य कोण। यहाँ पे भी एक कंडीशन आती है, एकांतर अंतः कोण सदैव बराबर होते हैं, चाहे वो अंदर के हों चाहे बाहर के हों। क्या होता है जरा ध्यान देते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इनको बोल देंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स जो हमारे होंगे ये हमेशा समान होंगे। कैसे देखेंगे कौन किसका अल्टरनेट है, अंतः का मतलब इंटरनल का इंटरनल होगा और एक्सटर्नल का एक्सटर्नल होगा, अंतः का अंतः होगा और बाह्य का बाह्य होगा। तो जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे बाह्य अगर 1 ले लें तो चाहे जिधर जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, जब 1 लिया तो 2 को छोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। इधर से चले 1 को लिया तो 8 को छोड़ दिया तब भी 7 मिल जाएगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 आ गया। इसी तरह देखो 2 को अगर ले लें तो 1 को छोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, अगर इधर से चलें 2 को ले लें तो 7 को छोड़ेंगे तब भी 8 मिलेगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो गया। तो ये अल्टरनेट एंगल से आ गया। आगे बात करते हैं इंटरनल में, देखते हैं तो 4 को अगर लेंगे और 3 को छोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, इधर से चलेंगे 4 को लेंगे 5 को छोड़ेंगे तब भी 6 मिलेगा। चाहे जिस ऑर्डर से जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, जब 1 पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो तीसरा हमारे इक्वल मिल जाएगा, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। एक तो ये चीज आ गई। अब इसके बाद और इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनको हम बोलते हैं संगत कोण। तो अब हम लोग देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनको हम बोलेंगे संगत कोण। इसके लिए हम याद रखेंगे, बहुत पुरानी कहावत है, मोस्टली कही जाती है कि संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं, यानी कि संगत जैसी होगी, जो जिस गुण का होता है उसकी संगत वैसी ही होती है, करेस्पॉन्डिंग वो ऐसे ही बनाएगा। तो जरा ध्यान देखते हैं
कौन किस टाइप का बना है। हम देख रहे हैं कि जैसा ये हमारा एंगल 1 बना है, बिल्कुल इसी तरह का कोई और बना है, बिल्कुल बना है। ये कौन सा बना है, 5 बना है। यानी कि 1 का करेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 5 हो गया। तो हो गया, और ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल, यानी कि समान होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने देखा कि जैसा 1 बना है वैसे ही 5 बना है, जैसा 2 बना है ऐसा ही 6 बना है, जैसा 4 बना वैसा ही 8 बना, जैसा 3 बना वैसा ही 7 बना। यानी कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। देख रहे हैं सारी घटनाक्रम वैसे ही चलेगा जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अभी हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं लीनियर पेयर के बारे में। किसके बारे में बताया, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। कि कोई भी हम एक लाइन पकड़ लें तो उसके एक और जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको भी देख लेते हैं जरा, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर देखो जरा ध्यान दें, यहाँ अगर हम रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन पे ऊपर की ओर 2 एंगल बन रहे हैं, 1 और 2। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब एल लाइन पे ही नीचे की ओर बात करें तो एंगल 3 और एंगल 4 बन रहा है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब लाइन एम की बात करें तो एम लाइन पे ऊपर की ओर 2 एंगल बन रहे हैं, 5 और 6। तो क्या बन जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। नीचे की ओर भी 2 बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ये तो हमने एल और एम की बात कर ली। अब लाइन एन की बात करें एल पर, तो लाइन एन को अगर एल पे देखें तो एक और बन रहा है 1 और 4, दूसरी ओर बन रहा है 2 और 3। तो यानी कि ये भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि 180 डिग्री बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान देते हैं। अब लाइन एन की बात करते हैं, लेकिन कहां पे, एम लाइन के साथ में। तो जब एन की बात करेंगे, एम के साथ में, एन चूंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो इधर देख रहे हैं एम पे एक तरफ 5 बना रहा है, एक तरफ 8 बना रहा है। तो 5 और 8 जो होगा वो भी मिलकर लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म बनाएगा और 180 डिग्री कर देगा। 6 और 7 में भी वही हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। बस लास्ट में एक ही कॉन्सेप्ट और बच रहा है, इधर देख लेते हैं। इधर जगह है हमारे पास बोर्ड में। कौन सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, कॉन्सेप्ट ये बच रहा है कि एक ही ओर के जो इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल होंगे वो भी एक दूसरे से लीनियर पेयर बना लेते हैं। लेकिन कहाँ के, एक ही ओर के। तो जरा ध्यान देखें कि लाइन एन जो है उसके एक ओर के एक्सटर्नल कौन कौन से हैं, तो 1 और 8 है, यानी कि ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी तरफ क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्या बताएंगे, आप क्या कहेंगे कि किसी भी लाइन के एक ओर इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल में आई होगा, और एक्सटर्नल एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि अंतः या बाह्य कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। जैसे हमने देखा इधर ये बाह्य है, 1 और 1 8 एक ही तरफ के, दूसरी तरफ 2 और 7। अब अंतर की बात कर लेते हैं इंटरनल की। तो क्या आएगा, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
यहाँ पे खास बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो आपको याद रखना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल याद रखना है, और एक ये जो लास्ट में बताया गया कि इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री, ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी अगर आप एकेडमिक के लिए हैं तब तो आपको सारा कुछ याद रखना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए यही दो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा याद रखने हैं, और अदरवाइज ये ऊपर वाला कॉम्पिटिटिव में ये तीनों, बस इतना अगर आप पढ़ के चलेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से कर पाएंगे। आज के वीडियो में हमने लाइंस और एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। इतना होने के बाद में अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे इन सब का इम्प्लीमेंट होने वाला है, इसलिए आपको चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, चाहे इंटरनल एंगल हो, एक्सटर्नल एंगल हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो, अल्टरनेट एंगल्स हो, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण, रैखिक युग्म लीनियर पेयर, या तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन से लेकर, या संगत कोण, संगत यानी कि एक जैसे, संगत का मतलब क्या है, एक जैसे, सिंपल सा याद रखेंगे, एक जैसे। तो इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखनी है, तब आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को लेकर, जिसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।